हेलो फ्रेंड्स, KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जॉब वर्क इन जीएसटी। दैट मीन्स कि जीएसटी के अंदर जॉब वर्क का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। यानी कि कोई पर्सन अगर अपने गुड्स को किसी और पर्सन को जॉब वर्क के लिए बेचता है, उसमें कुछ अलग मॉडिफिकेशन के लिए बेचता है, उस समय उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, ये आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाला है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्चुअल में ये जॉब वर्क क्या होता है, जॉब वर्क को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है या नहीं कराना है, गुड्स को जॉब वर्क के पास भेजने के क्या नियम होते हैं, यानी कि अगर हम गुड्स को जॉब वर्क के पास में सेंड करते हैं तो उस समय उसके क्या रूल्स है। जहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट अगर बीच में अगर चेक भी करे तो हम उनको पता चल जाएगा ये गुड्स जॉब वर्क के लिए जा रहा है। क्या गुड्स जॉब वर्क द्वारा बेचा जा सकता है, दैट मीन्स कि अगर वो गुड्स वहाँ पे उन्होंने जॉब वर्क किया और वहीं से अगर किसी को सप्लाई करना चाहते हैं तो क्या गुड्स वहाँ से सप्लाई हो सकता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्या रूल्स है, दैट मीन्स कि अगर जॉब वर्क जीएसटी चार्ज करके प्रिंसिपल्स को इनवॉइस रेज करता है तो उसका आईटीसी उनको कैसे मिलेगा। वेस्ट और स्क्रैप का ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा। जॉब वर्क करते टाइम अगर कुछ वेस्ट निकलता है, कोई स्क्रैप निकलता है तो वो कौन सेल करेगा और जहाँ से पैसा आ रहा है वो किसका माना जाता। ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन आप लास्ट तक बने रहिएगा अगर आपको जॉब वर्क के बारे में डिटेल में समझना है तो। अगर आप न्यू व्यूअर हैं, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलने वाला। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज जॉब वर्क इन जीएसटी। जॉब वर्क का मतलब क्या होता है। जॉब वर्क का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी रजिस्टर्ड पर्सन द्वारा किसी गुड्स को किसी अन्य पर्सन को किसी ट्रीटमेंट या प्रोसेस के लिए भेजना। दैट मीन्स कि हम मान के चलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ए एक पर्सन है, उन्होंने गुड्स को मैन्युफैक्चर किया, गुड्स मैन्युफैक्चर किया और उन्होंने बी को बोला कि आप इस गुड्स को पैक कर दो। उन्होंने क्या बोला कि गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग किया, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उन्होंने बी को बोला कि इस गुड्स को पैक कर दो, यानी कि उसको जॉब वर्क के लिए दिया उन्होंने। गुड्स किसका है, ए का है, लेकिन दिया किसको है, बी को है। बी इसमें क्या करेगा, उसको सिर्फ ऐड करेगा, यानी कि उसको पैक करेगा। पैक करने के बाद वापस ये गुड्स ए को बेच देगा और ए फिर इस गुड्स को सेल्स करेगा। दैट्स कॉल्ड जॉब वर्क। सिंपल। जॉब वर्क के अंदर गुड सेल्स नहीं होता, सिर्फ उनको बनाने के लिए दिया जाता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर मॉडिफिकेशन करने के लिए सामने वाली पार्टी को दिया जाता है। सामने वाली पार्टी कुछ मॉडिफिकेशन करती है और वापस अपने जो प्रिंसिपल्स होता है उनको वापस सेंड कर लेती है और वो फिर उसको सेल करता है। रजिस्टर्ड पर्सन जो गुड्स बेच रहा है उसको प्रिंसिपल, और जो पर्सन गुड्स को प्राप्त कर रहा है उसे जॉब वर्कर कहते हैं। मतलब दो वर्ड्स यहाँ पे यूज होता है, एक होता है प्रिंसिपल, दूसरा होता है जॉब वर्कर। प्रिंसिपल का मतलब जो गुड्स जॉब वर्क के लिए भेज रहा है, जो जिसका गुड्स है उसको प्रिंसिपल कहते हैं, और जो उस गुड्स के ऊपर काम कर रहा है और काम करने के बाद में उसको वापस अपने मेन पर्सन जिसने उसको भेजा था उनको वापस भेज देता है, उसको बोलते हैं जॉब वर्कर। क्लियर है क्या। चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या सर जॉब वर्कर को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। हमने यहाँ पर देखा है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रोसेस है, अब ये जो है ये पर्सन जॉब वर्क जो आता है ये आता है सर्विस में, क्योंकि यहां पर आप कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हो, यहां पर आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। तो सर्विस की जो लिमिट है वो लिमिट है 20 लाख रुपीस नॉर्मल स्टेट में, और कोई स्पेसिफिक स्टेट हो वहां पे 10 लाख रुपीस की भी लिमिट है। तो यहां पर जॉब वर्क के लिए भी यही लिमिट एप्लीकेबल होगी। कैसे जॉब वर्क को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है या नहीं, ये 3 रूल्स है। जो कि सबसे पहला वॉलंटरी, मतलब सर अगर जॉब वर्कर चाहता है कि मुझे तो रजिस्ट्रेशन कराना ही है, कोई लिमिट नहीं देखनी है मुझे कि मेरा टर्नओवर कितना है, उससे कोई मतलब, मेरे को तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है, उसको बोलते हैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। अपनी इच्छा से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, पहली कंडीशन तो ये। दूसरी टर्नओवर बेस, यानी कि आपका टर्नओवर देखा जाएगा। जो जॉब वर्क कर रहा है, जो जॉब वर्क की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसका टर्नओवर देखा जाएगा, और यदि जॉब वर्कर का टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए से अधिक हो, दैट मीन्स कि अगर जॉब वर्कर का टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट हम बोल सकते हैं, ग्रॉस रिसिप्ट अगर उनकी 20 लाख रुपीज ईयरली से ज्यादा, 20 लाख रुपीज ईयरली से ज्यादा है तो उनको जीएसटी में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
जब वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, अब उनको जो भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे इसके ऊपर उनको जीएसटी चार्ज करना होगा। और ये जो जीएसटी चार्ज करेंगे, ये सामने वाले पर्सन जिन सब प्रिंसिपल्स है उनको उसका आईटीसी मिलेगा। तीसरा यहाँ पर है मैंडेटरी। मैंडेटरी किनके लिए है? ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ, वेयर एंड अदर आर्टिकल चैप्टर 71 के केस में जॉब वर्कर को इंटरस्टेट सर्विस दे रहा हो। दैट मीन्स कि सर ये ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ, ये जो भी पर्सन है इन केस में जो इंटर स्टेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, इंटर स्टेट का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो इन केसेस में, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। उस समय आपका टर्नओवर नहीं देखा जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पर दो टॉपिक्स कवर किए, एक तो जीएसटी का जॉब वर्क क्या होता है, दूसरा जॉब वर्क को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं करवाना है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, प्रिंसिपल द्वारा जॉब वर्कर को गुड्स भेजने के क्या नियम होता है। दैट मीन्स कि ए जो बी को गुड्स भेज रहा है जॉब वर्क के लिए, अब ये सेल्स तो है नहीं, ये सेल्स तो है नहीं जब उनको इनवॉइस बना के दे दे, इनवॉइस में हम ईवी बिल बना के दे, ऐसा तो कुछ यहाँ पे हो नहीं रहा है। तो इसके लिए क्या रूल्स है ये हम देखते हैं। जब भी प्रिंसिपल गुड्स को जॉब वर्कर के पास भेजना चाहता है तो सबसे पहले 3 कॉपी में चालान तैयार करना होगा, यानी कि बिल ऑफ सप्लाई चालान तैयार करना होगा। डिलीवरी चालान के थ्रू ये गुड्स सप्लाई होता है, जिसमें से एक चालान की कॉपी उसे अपने पास में रखनी होगी। 3 कॉपी में एक चालान तैयार किया जाएगा, एक कॉपी प्रिंसिपल अपने पास में रखेगा और 2 कॉपियां जॉब वर्कर को भेजनी होगी, यानी कि 2 कॉपी किसको भेजेंगे? जॉब वर्कर को भेजेंगे। आगे जब जॉब वर्कर गुड्स पर काम खत्म हो जाता है तो उसे गुड्स के साथ उन 2 चालान कॉपियों में से एक प्रिंसिपल को भेजनी होगी। दैट मीन्स कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ए ने 3 कॉपी तैयार की, किसकी? चालान की, जिसमें से एक कॉपी सेल्फ रख ली उन्होंने, 2 कॉपी उन्होंने जॉब वर्कर को दी, यानी कि बी को उन्होंने प्रोवाइड की। गुड्स का काम हो गया, गुड्स का काम हो गया। गुड्स के काम होने के बाद में ये जॉब वर्कर वापस ये जो गुड्स जब प्रिंसिपल को सेंड करेगा तो उसमें एक कॉपी उसको वहां पर वापस देगा। ये गुड्स वापस देने के लिए एक कॉपी और लगेगी, तो यहाँ पर आपकी टोटल 3 कॉपी और एक कॉपी उसको अपने पास में रखनी पड़ेगी। इसके थ्रू आपका गुड्स डिलीवरी चालान के थ्रू जॉब वर्कर के पास जाता है और जॉब वर्कर से वापस प्रिंसिपल के पास में आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि सर जॉब वर्कर गुड्स कब तक प्रिंसिपल को वापस करना होता है। अब यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि ए ने बी को कोई गुड्स सप्लाई किया, गुड्स सप्लाई का मतलब जॉब वर्कर के लिए उन्होंने उनको गुड्स दिया। ओके, तब यहाँ पर ए ने बी को जब गुड्स दिया, अब बी के पास में क्या कोई टाइम लिमिट है ये जो गुड्स को मॉडिफिकेशन करने की, इसके ऊपर जॉब वर्कर करने की? बिल्कुल टाइम लिमिट है सर। क्या टाइम लिमिट है ये हम देख लेते हैं। जब प्रिंसिपल गुड्स को ट्रीटमेंट या प्रोसेसिंग के लिए किसी जॉब वर्कर के पास भेजता है तो जॉब वर्कर एक निर्धारित समय से उन गुड्स पर काम खत्म करके प्रिंसिपल को वापस भेजना होता है। एक फिक्स टाइम होता है, उस टाइम के अंदर अंदर आपको ये गुड्स वापस प्रोसेस करके या गुड्स को ट्रीटमेंट करके वापस अपने प्रिंसिपल को भेजना होता है। यदि निर्धारित समय में जॉब वर्कर द्वारा गुड्स प्रिंसिपल को वापस नहीं किए जाते तो ये प्रिंसिपल द्वारा जॉब वर्कर को सप्लाई मानी जाएगी, इस ट्रांजैक्शन में जीएसटी चार्ज होगा। सिंपल सी बात है सर। ए ने बी को जो भी गुड्स भेजा है प्रोसेसिंग के लिए जॉब वर्कर के लिए, उस टाइम लिमिट पर बी ने ए को वापस से भेजा नहीं भेजा, बी ने ए को टाइम लिमिट तक वो गुड्स प्रोसेसिंग करने के बाद जॉब वर्क करने के वापस नहीं भेजा तो ये गुड सेल्स माना जाएगा और ए फिर इसके ऊपर टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। सिंपल सी बात। अब क्या टाइम है ये बताइए। सॉरी, जॉब वर्कर को भेजे गए गुड्स के 2 टाइप में बांटा गया। सबसे पहला एक है इनपुट गुड्स, दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। इनपुट गुड्स का मतलब जो नॉर्मल गुड्स होते हैं जो सेल करने के पर्पज से होते हैं, जॉब वर्कर को भेजे जाने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर प्रिंसिपल को भेजे जाने चाहिए। मतलब अगर उन्होंने 1/4/2023 को ये गुड्स उन्होंने जॉब वर्कर को भेज दिया, जॉब वर्कर को भेज दिया, तो सर यहाँ पे 31/3/2024 के अंदर अंदर ये गुड्स वापस जॉब वर्कर द्वारा प्रिंसिपल को भेजा जाना चाहिए। अगर 1 साल के टाइम लिमिट के अंदर अगर वो गुड्स नहीं भेजे तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्स बोलेंगे। और सेल्स के ऊपर आपको जीएसटी चार्ज करना होगा और वो आपके GSTR 1 के अंदर जो भी डिटेल्स है उसके हिसाब से आपको वहां पे फाइल करना होगा। अल्टीमेटली ये एक सेल्स माना जाएगा। कैपिटल गुड्स से 3 वर्ष के भीतर प्रिंसिपल को वापस भेजे जाने चाहिए।
सर कोई कैपिटल गुड्स है, जैसे कोई मशीनरी बन रही है या ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो उस केसेस में जो पीरियड है वो है सिर्फ 3 ईयर्स का। यानी कि 3 ईयर्स के अंदर अंदर वो वापस गुड्स अपने प्रिंसिपल को भेजा जाना चाहिए। अगर नहीं भेजते हैं तो भी ये सेल्स माना जाएगा, इसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा, और जो जॉब वर्कर है वो उसको परचेज मानेगा। क्लियर हो गया? ये पॉइंट्स यहां तक क्लियर है। अब सर हम बात करते हैं, क्या गुड्स को जॉब वर्कर के प्लेस से बेचा जा सकता है? मतलब ये है कि अगर हम ये मान के चलते हैं कि ए ने बी को जॉब वर्कर के लिए गुड सेल किया, फॉर एग्जाम्पल 100 मोबाइल्स थे, 100 मोबाइल्स उन्होंने बी को भेजा कि इसको और अच्छी तरह से मॉडिफिकेशन करके कवर ववर लगा के पैक करके आप हमको ये दे देना। अब सर ये क्या गुड्स बी डायरेक्टली किसी और को सेल्स कर सकता है? डायरेक्ट बी किसी और को सेल्स कर सकता है? यहां पर हम इसकी बात करते हैं। यदि जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है, यदि जॉब वर्कर रजिस्टर्ड यानी कि उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो प्रिंसिपल गुड्स को जॉब वर्कर प्लेस से सीधा सप्लाई कर सकता है। प्रिंसिपल के यानी कि जॉब वर्कर के प्लेसेस से सीधा सप्लाई कर सकता है। यानी कि सर बी अगर रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो ये भी उस गुड्स की सप्लाई कर सकता है, किसी भी पर्सन को उसके वहां से सेल कर सकता है। लेकिन जॉब वर्कर रजिस्टर नहीं है तो प्रिंसिपल तभी वहां से सप्लाई कर सकता है जब प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर के प्लेस को अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा रखा होगा। सिंपल सी बात है सर। अगर बी रजिस्टर्ड है, अगर बी रजिस्टर्ड है तो फिर वो सप्लाई कर सकता है। यानी कि जो जॉब वर्कर है वो अगर रजिस्टर्ड है तो सप्लाई कर सकता है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है, उस केस में ए ने जो प्रिंसिपल है उसने अगर जॉब वर्कर के प्लेस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अगर दिखा रखा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, तो वो वहां से सप्लाई कर सकता है। अदरवाइज वहां से सप्लाई नहीं करेगा, उसको सीधा वो गुड्स वापस प्रिंसिपल प्लेस पर मंगवाना पड़ेगा और फिर वहां से गुड्स को वो सेल्स करेगा। क्लियर है? चलिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट रूल्स। अब से ये इनपुट टैक्स क्रेडिट रूल्स क्या? मैट मीन्स इनपुट टैक्स क्रेडिट किसके लिए, और इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में हम और डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहां पर हम थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा समझ लेते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और अभी आज के स्टूडेंट यानी कि आज के ज़माने के जो स्टूडेंट है इसमें इतना पेशेंस नहीं है। बोल रहे हैं सर आप क्या इतना सब टाइम पास कर रहे हो, इतना डिटेल्स में बता रहे हो, आप हमको शॉर्ट शॉर्ट में बता दो। कुछ लोग तो आगे बढ़ा बढ़ा के वीडियोज़ को देखते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो फिर इस वीडियो को आप आराम से देखिएगा। अब बात करते हैं सर इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूल से। यानी कि अगर जॉब वर्कर ने जीएसटी चार्ज किया तो उस समय इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे लिया जाएगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए प्रिंसिपल को हाफ ईयरली या एनुअल बेसिस पर फॉर्म आईटीसी 04 सबमिट करना होगा। क्या करना होगा? आईटीसी 04 सबमिट। 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर वाले पर्सन को हाफ ईयरली बेसिस और 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले पर्सन को एनुअल बेसिस पर फाइल करना होता है। ओके, इस फॉर्म में इन सभी दिए गए चालान की डिटेल्स भरी जाएगी। जॉब वर्कर को भेजे गए गुड्स, जॉब वर्कर से प्राप्त गुड्स, एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर को भेजे गए गुड्स, यानी कि इनकी सभी डिटेल्स आपके आईटीसी 04 में फाइल की जाती है। ओके, तो ये हाफ ईयरली और एनुअली बेसिस पे फाइल किया जाता है, और डिटेल्स पे वीडियोस हम आपके ऊपर लाने वाला है। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सप्लाई ऑफ वेस्ट और स्क्रैप। यानी कि सर प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को कोई गुड्स प्रोसेसिंग के लिए भेजा। अब जब वो प्रोसेसिंग कर रहा था उस समय कुछ स्क्रैप निकला, वेस्ट निकला। अब से ये स्क्रैप और वेस्ट निकला, उसका क्या करेंगे? यानी कि उसको कौन सेल करेगा? अगर उसको सेल करेंगे तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो आपको जीएसटी चार्ज करके उस पर भी आपको जीएसटी पे करना है। जॉब वर्क प्रोसेस के दौरान उत्पन्न वेस्ट और स्क्रैप को जॉब वर्कर द्वारा सप्लाई किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जॉब वर्कर रजिस्टर होना जरूरी है। मतलब सर यह है कि अगर आपका स्क्रैप निकला और जॉब वर्कर जो भी है वो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो स्क्रैप को सेल्स कर सकता है, वेस्ट स्क्रैप को सेल्स कर सकता है। यदि वो रजिस्टर्ड नहीं है तो इसकी सप्लाई के लिए प्रिंसिपल द्वारा ही की जा सकती है, तो फिर इसकी सप्लाई प्रिंसिपल द्वारा ही की जा सकती है। यानी कि जिसका गुड्स वही आपके स्क्रैप और वेस्ट को सेल्स करेगा। अब सर डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे? नॉर्मली डिलीवरी चालान लगेगा, ईवे बिल लगेगा और फॉर्म जीएसटी आईटीसी 04। डिलीवरी चालान आपको तो देना ही है और साथ में आपको ईवी बिल भी बनाना है, क्योंकि गुड्स अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है तो उसका ईवी बिल तो जरूर बनता है, जिसकी वैल्यू 49,000 रुपीज से ज़्यादा है। 50,000 रुपीज से ज़्यादा अगर है तो आपको ईवी बिल जनरेट करना होता है।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे, प्रॉपर तरीके से समझ में आया, तो कमेंट में आप ज़रूर देख लीजिएगा कि यस सर हमको समझ में आ रहा है। आप और कोई ऐसे टॉपिक्स जिसके ऊपर आपको वीडियोस चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।